लॉयड ने उस इन्फॉर्मेंट को लड़कियों के कपड़े पहना दिए थे ताकि वो उसे आन्या की मम्मी का रोल करवा सके। लेकिन उसका मेकअप पूरा होने के बाद आन्या और लॉयड दोनों कहने लगते हैं इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर वो शॉपकीपर कहने लगता है क्या तुम मेरा मेकअप अच्छे से नहीं कर सकते थे। लॉयड कहने लगता है मैं जो भी कर सकता था मैंने सब कुछ कर लिया है। फिर लॉयड कहने लगता है ऑपरेशन सीट्रिक्स को पूरा करने के लिए हम लोगों ने रिटन एग्ज़ाम को तो पास कर लिया, लेकिन अब हम लोगों के सामने इंटरव्यू की दिक्कत आ चुकी है। फिर आगे लॉयड कहने लगता है सारी की सारी चीज़ें मुझे अपने तरीके से करनी होगी। अगले सीन में हम लोगों को सिटी हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे 2-3 लड़कियाँ बात करी रहती हैं एक दूसरे से। तभी वो लोग वहाँ पे एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करने लगती हैं और तभी वो वहाँ की चौथी लड़की से पूछते हैं जिसका नाम योर था कि तुम इन सभी चीज़ों के बारे में क्या ख्याल रखती हो। योर सिटी हॉल के चीफ को कॉफ़ी देने जा रही थी। तभी वो तीनों लड़कियां उसे सजेशन देने लगती हैं कि तुम्हें सिटी हॉल के चीफ के कॉफ़ी के अंदर कुछ मिला देना चाहिए। योर कुछ भी समझती नहीं है, इसीलिए वो लोग कहने लगते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो। साथ ही में वो तीनों ये कह रही थी कि ये इतना ज़्यादा अजीब तरीके से बर्ताव करती है कि लोग इससे दूरी बनाते होंगे और उसमें लड़के भी शामिल हैं। वो सभी योर से ये भी कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा अच्छा है और तुम इतनी ज़्यादा अच्छी दिखती भी हो, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और किसी को ढूंढना चाहिए। योर कहती है जब तक मैं इस जॉब को कर सकती हूँ तब तक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी कैमिलिया कहने लगती है योर से कि तुम अभी तक में 27 साल की हो गई होगी, तो तुम्हें सच में किसी को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अकेली रहोगी हर समय तो तुम्हारे ऊपर शक जा सकता है और तुम्हें कोई जासूस समझ करके रिपोर्ट ना कर दे, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तभी वहाँ पे बाकी दोनों लड़कियाँ भी कहने लगती हैं योर के एज की बाकी लड़कियाँ कभी भी सिंगल नहीं मिलती हैं और इससे योर के ऊपर से पॉसिबल लोगों का शक ही जाएगा। योर उन सभी को उनकी एडवाइस के लिए थैंक यू कहती है। तभी कैमिलिया भी कहने लगती है कि मैं वीकेंड पे एक पार्टी रखने वाली हूँ, तो वहाँ पे तुम अपने पार्टनर के साथ ज़रूर आना योर। अगले सीन में हमें योर के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे योर किसी से बातें कर रही थी फ़ोन के ऊपर और वो उसका छोटा भाई था। योर का भाई योर से पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो, और उसने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि वो चाहता है योर को खुश देखना। योर अपने भाई को खुश करने के लिए कहती है कि वो एक पार्टी को अटेंड करने वाली है अपने पार्टनर के साथ। योर कॉल रखने के बाद कहने लगती है कि उसके भाई की प्रमोशन होने वाली है और अगर उसे पता चला कि योर अभी भी सिंगल है तो फिर वो अपनी प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे प्रमोशन के बाद उससे दूर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए योर को किसी को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो उसका पार्टनर बन सके, वो भी पार्टी से पहले। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके भाई को लगेगा कि उसकी बहन झूठी है। तभी उसी समय योर के भाई का कॉल आता है, तो फिर वो जल्दी से कॉल उठा करके कहने लगती है तुम्हें सारी गलतफहमी हो गई है, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। लेकिन इस बार योर को उसके भाई ने नहीं कॉल किया था, किसी और ने किया था, और जिस इंसान ने उसे कॉल किया था वो उसे योर की जगह थॉर्न प्रिंसेस बुलाता है और सीक्रेट कोड में उससे बात करने लगता है और कहता है एक क्लाइंट है, उसका तुम्हें ख्याल रखना होगा। योर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। उसके बाद वो आदमी उसे एक जगह का लोकेशन बताता है, तो फिर योर वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ के सभी लोग कह रहे रहते हैं आप इस फ्लोर पे नहीं आ सकती। योर तभी अपने पास से एक हथियार निकालती है और कहती है यहाँ पे एक ट्रेटर छुपा हुआ है, और उसके बाद वो सभी को मारने लगती है। वहाँ के जितने भी बाकी लोग थे वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और योर उन सभी से कहती है क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी ले सकती हूँ। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि ये एक असैसिन है और इसका एम्पायर इसको जो भी काम देता है वो ये काम कर देती है। तभी वहाँ पे योर अपनी ड्रेस को देखती है जो कि फट चुकी थी लड़ाई में, और वो कहने लगती है कि मेरे पास पहनने के लिए इससे अच्छी कोई ड्रेस नहीं है और अब तो ये भी फट गई है, तो फिर मैं पार्टी में कैसे जाऊँगी। तभी योर कहने लगती है कि उसे एक पार्टनर भी ढूंढना था, लेकिन घर का काम करने में उसे सिर्फ और सिर्फ सफाई आती है, क्योंकि उसने जितने भी लोगों को मारा है उनको मारने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ सफाई की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉयड के कहने पे वो इन्फॉर्मेंट पूरे शहर के लोगों की इन्फॉर्मेशन में से सभी अनमैरिड लड़कियों की इन्फॉर्मेशन को लेते आता है और लॉयड से कहता है तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि तुमसे 48 आवर्स में शादी करने के लिए तैयार हो। आखिर एक लड़की तुम्हारे साथ एक बच्ची होने के बाद भी कैसे इतनी जल्दी मान जाएगी तुमसे शादी करने के लिए। आन्या तभी लॉयड के पास आती है और कहती है एक बच्चा होना क्या कोई गलत बात है। लॉयड आन्या से कहता है इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान न देने के लिए और जाके टीवी देखने के लिए।
तभी लॉयड कहने लगता है कि हमारे पास ज़्यादा एजेंट्स नहीं हैं, नहीं तो उनमें से ही किसी को हम लोग मेरी वाइफ बना लेते। और साथ ही में कम एजेंट्स होने की वजह से लॉयड को एक और मिशन मिल गया है और उसे एक स्मगलिंग करने वाले ग्रुप को ख़त्म करना है। साथ ही में लॉयड उसी समय सभी लड़कियों की रिपोर्ट को पढ़ रहा था और उसे एक ऐसा रिपोर्ट चाहिए था जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तभी वो इन्फॉर्मेंट लॉयड से कहता है, ये तुम्हारी बेटी मुझे कहीं से भी एक रिच फैमिली की प्रिंसेस नहीं दिखती है और ये हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तो फिर लॉयड कहता है कि हमें इसका मेकओवर करना होगा। अगले सीन में लॉयड आन्या के लिए कपड़े बनवाने के लिए उसे बाहर लेकर के आया था। तभी वहाँ पे मेजरमेंट लेने वाली आन्या को अपने साथ लेकर के जाती है अंदर और लॉयड बाहर वहाँ पे वेट करते करते बाकी सारी लड़कियों के ऊपर देख रहा था और उनके बायोडाटा से उनका मैच कर रहा था कि ये लोग मेरे लिए सही हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी मैच नहीं मिलता। लेकिन तभी उसी समय लॉयड के पीछे योर भी आ जाती है और वो वहाँ की टेलर से कहती है कि मेरी ड्रेस को आप सही कर सकती हैं क्या, वो थोड़ी सी फट गई है। लॉयड उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा था कि ये मेरी नज़रों से कैसे बच सकती है और मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब ये मेरे पीछे आ गई। उसके बाद वो उसके बायोडाटा को ढूंढने लगता है और उसे मिल जाता है उसका बायोडाटा और उससे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी जान जाता है। लॉयड ने सारे के सारे बायोडाटा को पूरी तरीके से याद कर लिया था और लॉयड को उसी से पता चलता है कि योर का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तभी योर लॉयड की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम कब से मेरी तरफ ही देखे जा रहे हो, मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। लॉयड पीछे मुड़ता है और योर से कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी दिख रही थी, इसीलिए मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर चली गई। तो फिर योर भी लॉयड से कहती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ। लॉयड इससे पहले कोई जवाब देता तभी तक में आन्या उसके पीछे से पापा कह कर के बुलाती है और उसके पास आने लगती है। योर कहने लगती है अपने मन के अंदर कि इसके पास तो एक बच्ची है और साथ ही में योर ये कह रही थी कि मैंने किसी और के हस्बैंड को अभी भी परेशान कर दिया, तो क्या इसकी वजह से इस आदमी की वाइफ मुझे मारने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो पहले ही मैं उन लोगों को मार दूंगी। तभी योर कहने लगती है कि मुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा कि मैं एक असैसिन हूँ। आन्या उसकी मन की बातों को सुन करके पूरी तरीके से डर जाती है। देन वो लॉयड और योर को एक साथ देखती है और कहती है एक स्पाई है और एक असैसिन, और ये सोच करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी आन्या लॉयड के ख्यालों को पढ़ती है जो कि सोच रहा था कि वो इसे आन्या की मॉम बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ योर सोच रही थी कि वो लॉयड को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तो फिर आन्या कहने लगती है वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से कि मेरी कोई मॉम नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी अकेली हूँ। तो फिर योर लॉयड से पूछती है क्या तुम अपने वाइफ के साथ नहीं रहते हो। लॉयड कहता है कि मेरी वाइफ 2 साल पहले ही गुजर चुकी है। ये सुनते ही योर सोचने लगती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे पार्टी के लिए पूछ सकती हूँ और इसकी वाइफ मुझे मारेगी भी नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है योर ने लॉयड से पूछ ही लिया था पार्टी में चलने के लिए और उसने ये भी बता दिया था कि उसका भाई चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, इसीलिए उसे लॉयड की मदद चाहिए। लॉयड उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है बिना कुछ सोचे और कहता है तुम्हें भी मेरे लिए कोई चीज़ करनी होगी, मेरी बेटी के स्कूल में इंटरव्यू होने वाला है और तुम्हें वहाँ पे उसकी मॉम का रोल निभाना होगा। वहीं दूसरी तरफ योर सोच रही थी कि ये कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है, अपनी बेटी के लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन लॉयड अपने मन में उसी समय सोच रहा था कि मैं इस लड़की को धीरे धीरे करके मुझसे शादी करने के लिए मनवा लूँगा। योर लॉयड से कहती है कि पार्टी सैटरडे को है और कहाँ पे है ये मैं तुम्हें बाद में बता दूँगी। अगले सीन में लॉयड घर जाते हुए एक शॉप से कुछ सामान खरीदता है। वो शॉपकीपर उसे एक अजीब तरीके का कॉइन देता है। लॉयड उस कॉइन को खोलता है और उसके अंदर उसके मिशन की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। लॉयड उस मिशन को कब करना है ये देखता है तो वो भी सैटरडे को था, उसी दिन उसकी पार्टी भी थी। तो फिर वो सोचता है उसे सारी चीज़ें जल्दी करनी होंगी। अगले सीन में लॉयड उस इन्फॉर्मेंट के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसे अपना काम कंप्लीट करना है और वो साथ ही में ये भी कह रहा था कि मुझे काम को जल्दी करना होगा ताकि मैं पार्टी में भी जा सकूं। तभी लॉयड कहता है कि यहाँ पे 78 आर्टिफैक्ट्स होंगे, अगर उनमें से 1-2 तो गायब भी हो जाएं तो भी कोई नोटिस नहीं करने वाला, और इन सभी आर्टिफैक्ट्स की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। ये सुनते ही वो इन्फॉर्मेंट जो कि पहले वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था वो कहता है कि वो सारी चीज़ों को संभाल सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है योर को जो कि इंतज़ार कर रही थी लॉयड का, और वो मन में सोच रही थी कि अभी तक लॉयड नहीं पहुंचा, कहीं उसका कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो रास्ते में।
तभी हम लोगों को एक वैन को दिखाया जाता है, उसके पीछे एक धमाका होता है। ये धमाका लॉयड ने किया था और वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं कर सकता और यहाँ पे 38 हैं तो मैं एक ही साथ इन सभी को मारूंगा। और जैसे ही वो सभी स्मगलर्स बाहर आने लगते हैं, लॉयड उन सभी को मारने लगता है और लॉयड 4 मिनट में 40 लोगों को मार देता है। तभी लॉयड का पार्टनर कहता है कि मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं, तब हम लोगों को निकलना चाहिए। तभी उस वैन के अंदर वो लोग आर्टिफैक्ट्स को देख रहे थे। तभी वो इन्फॉर्मेंट लॉयड से कहने लगता है कि इन सभी आर्टिफैक्ट्स में से कौन से गायब होने वाले हैं। तभी लॉयड एक डायमंड रिंग को उठाता है और कहता है मैं इसे योर को दूंगा। वो इन्फॉर्मेंट कहने लगता है ये तो डायमंड की है तो इसे मैं लूँगा। और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी उनके सामने से कोई उनके वैन के ऊपर हमला करता है। तभी हम लोगों को उसी समय योर को दिखाया जाता है और उस समय वो लॉयड का इंतज़ार कर रही थी और कह रही थी मुझे लगता है कि लॉयड नहीं आने वाला। उसके बाद वो सोचती है कि उसे अगर अपने भाई की खुशी चाहिए तो उसे अभी पार्टी में जाना ही होगा ताकि वो वहाँ पे लोगों से मिल सके और अपने वर्क रिलेशनशिप्स को अच्छा कर सके। फिर उसके बाद योर पार्टी पे पहुँच जाती है और वहाँ पे कमेलिया दरवाज़ा खोलती है। वो सभी योर से पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ पे है, तो फिर वो कहती है कि उसे कुछ काम था तो फिर वो नहीं आ पाया। कमेलिया और उसकी सारी दोस्त कहने लगती हैं कि ये ज़रूर झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पे योर से एक डोमिनिक नाम का बंदा बात करने आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता था, वो नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे काफ़ी दुख है। साथ ही में ये बंदा योर के भाई को भी जानता है। तभी डोमिनिक योर से कहता है तुम्हारा भाई योर हमेशा तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहता है। योर डोमिनिक से कहती है क्या तुम मेरे भाई से कह सकते हो कि मैं एक अच्छे जेंटलमैन के साथ आई थी इस पार्टी में। तभी वहाँ पे कैमेलिया आती है और कहती है मैं तुम्हारे भाई को सच्चाई बता के रहूँगी। तभी वहाँ योर को बैठे बैठे पार्टी के अंदर काफ़ी समय हो जाता है और उसके बाद वो सोचती है वहाँ से जाने का। और जैसे ही वो कहने वाली थी तभी वहाँ पीछे से लॉयड आ जाता है और उसके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था। लॉयड सभी को पार्टी में अपना नाम बताता है और उसके बाद कहता है मैं योर का हस्बैंड हूँ। योर लॉयड से कहती है तुम्हें बॉयफ्रेंड कहना था ना कि हस्बैंड। लॉयड अपने मन में कहने लगता है कि मैंने इसके काम को अपने मिशन के साथ मिक्स कर दिया। डोमिनिक आगे बढ़ता है और लॉयड से पूछता है कि आपको ब्लीडिंग क्यों हो रही है। लॉयड सभी से कहता है कि मैं एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा था और वो थोड़ा सा वायलेंट होने लगा, इसी वजह से मेरे ऊपर खून लगा हुआ है। वैसे भी पैराकेमिस्ट के साथ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। सभी लोग पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे और कह रहे थे कि तुम तो मैरिड हो। लॉयड कहने लगता है कि मेरी डबल मैरिज हुई है, इसीलिए शायद योर ने किसी को भी नहीं बताया। कैमेलिया सोच रही थी कि योर का हस्बैंड इतना ज़्यादा अच्छा कैसे दिख सकता है। तो फिर कैमेलिया कहने लगती है कि योर पहले होटल रूम्स में मसाज देने जाया करती थी। योर कहती है कि मसाज तो सिर्फ नाम का है, मैं तो वहाँ पे मर्डर करने जाया करती थी क्योंकि उससे उसे कवर करने में आसानी होती है। लॉयड को इन सभी र्यूमर्स से कोई भी दिक्कत नहीं थी और लॉयड बाकी सभी से भी कहता है कि योर के पेरेंट्स की डेथ काफ़ी ज़्यादा यंग एज में हो गई थी और उसने ये सारी चीज़ें की भी होंगी तो वो अपने बड़े भाई के लिए की थी। साथ ही में लॉयड ये कहता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और उस समय उसे अपने वो दिन याद आ रहे थे जब वो दूसरों के लिए लड़ा करता था। लॉयड की सारी बातें सुन करके वहाँ के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये इंसान कितना ज़्यादा गहरा सोचता है। अगले सीन में लॉयड और योर उस पार्टी में से वापस जा रहे थे लॉयड के वैन में बैठ करके, लेकिन तभी लॉयड के वैन के पीछे स्मगलर्स आ जाते हैं जो कि बच गए थे। तभी लॉयड कहने लगता है इन लोगों को कैसे पता कि मैं कहाँ पे हूँ, शायद इन लोगों ने किसी आर्टिफैक्ट में GPS लगा रखा है। देन लॉयड बहाना बना करके योर से कहता है कि ये वो लोग हैं जो कि मेरे पेशेंट हैं और अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। योर भी लॉयड की बात मान जाती है। तो फिर लॉयड कहता है कि आखिर इसने कैसे यकीन कर लिया। अगले सीन में ट्विलाइट और योर वहाँ से अपनी वैन को छोड़ करके भाग रहे थे। अगले सीन में ट्विलाइट छुप करके उन सभी स्मगलर्स के पीछे से आकर के उन्हें बहुत ज़ोर से मारता है और वहाँ से एक रॉड उठा करके योर को लेकर के भागने लगता है। तभी योर लॉयड से पूछती है क्या तुम्हारे लिए अपने ही पेशेंट को मारना सही रहेगा। तो फिर लॉयड कहता है ये इलाज करने का एक नया तरीका है। साथ ही में लॉयड अपने मन में सोच रहा था कि मैं बता नहीं सकता कि ये सच में बेवकूफ़ है या फिर बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रही है। उसी समय उन लोगों के पीछे कोई आता है तो फिर लॉयड अपने आयरन रॉड को उठा करके उसके ऊपर फेंकता है और उसे घायल कर देता है। तभी उन लोगों के ऊपर एक और अटैक होने वाला था और उसे लॉयड नहीं रोक पाता।
लेकिन तभी वहाँ पे उसे योर रोक देती है। लॉयड का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि योर ने जिसको लात मारी थी वो 12-13 मीटर दूर जाकर के गिरा था। योर तभी बहाना बनाने लगती है कि उसके भाई ने उसे सेल्फ डिफेंस की तकनीकें सिखाई थी। लॉयड काफ़ी खुश होता है और योर को थैंक यू कहता है। तभी उसके बाद वो दोनों मिल करके आगे सभी को मारने लगते हैं। और जब वो दोनों वहाँ पे भाग रहे थे तभी वहाँ पे योर कहती है लॉयड से, क्यों ना हम लोग शादी कर लें। ये सुनते ही लॉयड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तभी वहाँ पे योर लॉयड से ये कहने लगती है कि उसके सिंगल होने की वजह से उसे सस्पिशियस माना जा रहा है, और अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो तुम अपना काम कर सकते हो और मैं अपना काम, एक असैसिन का। और मैरिज की वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू तक ही नहीं, आगे भी साथ में रह सकते हैं। तभी लॉयड खड़ा होता है और कहता है, अच्छे काम में देर किस बात की, हम लोगों को जल्दी से जल्दी सिटी हॉल में रजिस्ट्रेशन कर लेनी चाहिए। और उसी समय लॉयड को ये भी याद आता है कि उसके पास एक डायमंड रिंग है और वो उस रिंग को योर को देने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पॉकेट में एक छेद है और वो रिंग वहाँ पे कहीं गिर चुकी है। वो जब ये सारी चीजें सोच ही रहा था तभी वहाँ पे और स्मगलर्स आ जाते हैं। लॉयड और योर उनकी बुलेट से बचने के लिए भाग रहे थे। तभी वहाँ पे लॉयड को एक ग्रेनेड दिखता है तो फिर वो उस ग्रेनेड को उठा लेता है। सभी के सभी स्मगलर्स बिना देखे ही फायर कर रहे थे, लेकिन तभी ट्विलाइट उस ग्रेनेड की पिन को निकालता है और उन सभी स्मगलर्स की तरफ फेंक देता है और उस ग्रेनेड की पिन का एक रिंग बनाता है और उसे योर को पहना देता है। उसी समय उस ग्रेनेड से धमाका भी होता है और उसी समय लॉयड योर से कहता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे, लेकिन वो मन के अंदर सोच रहा था कि मेरे मिशन खत्म होने तक ही हम लोग शादी करे रहेंगे। और यही चीज़ योर भी सोच रही थी कि मेरी किलिंग खत्म होने तक ही हम लोग शादी किए रहेंगे।